हेलो एवरीवन, आई एम करण मसरू। वेलकम टू दिस वीडियो। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑपरेटर इन रिलेशनल अलजेब्रा। दिस ऑपरेटर इज ऑल्सो नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट ऑपरेटर। ओके, सो ऑल्सो known as क्रॉस प्रोडक्ट ऑपरेटर। ओके, तो कई जगह पे आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा हुआ मिल सकता है, कई जगह पे क्रॉस प्रोडक्ट लिखा हुआ मिल सकता है। इट इज़ अ बाइनरी ऑपरेटर, मतलब कि ये जो ऑपरेटर है इट टेक्स टू रिलेशन इंस्टेंसेस इन इनपुट। ओके, and it is denoted by R1 cross R2. Okay, where R1 and R2 are the relation instances and this cross denotes the Cartesian product or cross product. Okay, so let's see the mathematical cross product. So let's say we have a set which has elements 1 2 and let's say we have another set which has elements 3 4. So if I take A cross B, then what I get is I get something like this: 1, 3, 1, 4, 2, 3 and 2, 4, right? So यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, when we take cross product between or Cartesian product between two sets A and B in mathematics, so पहले सेट का हर एक एलिमेंट दूसरे सेट के हर एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो जाता है and we get such pairs, right? So this is the Cartesian product. So when we take Cartesian product between two relation instances, तो उस केस में क्या होता है, all the tuples T1 from the relation instance R1 get associated with all the tuples T2 in relation instance R2 and जो resultant होता है R1 cross R2, उसमें हमें one tuple from R1 and one tuple from R2 इनका concatenation मिलता है. Okay, so I will write R1 cross R2 contains concatenation of T1 T2 where T1 belongs to R1 and T2 belongs to R2. ओके, एग्जाम्पल देखेंगे सब कुछ और क्लियर हो जाएगा. ठीक है, नाउ अगर हमारे रिलेशन इंस्टेंसेस R1 एंड R2 के स्कीमास कैपिटल R1 एंड कैपिटल R2 है, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा R1 क्रॉस R2, इनका ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा इसका स्कीमा क्या होगा, ये कैपिटल R1 एंड कैपिटल R2 का कॉन्केटिनेशन होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास R1 जो है वो है लेट्स से डिपार्टमेंट, let's say this is department where I have department ID, name of the department, phone number of the department and let's say HOD of the department. Okay, and let's say I have a relation schema R2 which is professor where I have employee ID, I have name of the professor and let's say I have salary of the professor. Okay, सो इन R1 क्रॉस R2, जो R1 क्रॉस R2 का स्कीमा होगा R1 क्रॉस R2, उसमें क्या होगा, डिपार्टमेंट क्रॉस प्रोफेसर. ओके, दिस विल बी डिपार्टमेंट क्रॉस प्रोफेसर एंड इसका स्कीमा क्या होगा, इन दोनों का कॉन्केटिनेशन. सो इट विल हैव डिपार्टमेंट आईडी, नेम, फोन नंबर, HOD, एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड सैलरी. ओके, नाउ ये होगा R1 क्रॉस R2 का रिलेशन स्कीमा. नाउ यहां पे नेम डिपार्टमेंट में भी था और नेम प्रोफेसर में भी था, तो ये नेम एट्रीब्यूट कंफ्यूजन कर सकता है कि ये नेम डिपार्टमेंट का है कि प्रोफेसर का है, और यहाँ पे तो सिर्फ एक एट्रीब्यूट ऐसा है जिनका नेम सेम है, राइट? हो सकता है प्रोफेसर रिलेशन में फोन नंबर भी होता तो वो एट्रीब्यूट नेम भी सेम हो जाता. सो इस तरह के कंफ्यूजन्स को अवॉइड करने के लिए वी अटैच इन द एट्रीब्यूट्स नेम ऑफ द रिलेशन one prefix and this prefix will be the relation name. Okay, so to avoid confusion between multiple attributes having same name,
in cross product we attach relation name as prefix to each attribute. So what do I mean by that? So now this department cross professor will contain what? This will contain department dot department ID, department dot name, department dot phone number, then department dot HOD, then professor dot employee ID, professor dot name एंड प्रोफेसर डॉट सैलरी. तो इससे जो कंफ्यूजन है वो हमें नहीं होगा. नाउ यहाँ पे हर एक एट्रीब्यूट में रिलेशन नेम अटैच करना ऐसा प्रीफिक्स रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि जो एट्रीब्यूट नेम एक ही रिलेशन में आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट आईडी और फोन नंबर और एचओडी और एम्प्लॉय आईडी और सैलरी, ये सारे एट्रीब्यूट्स है वो एक ही रिलेशन में आ रहे हैं. सो देयर इज नो कंफ्यूजन फॉर देम. सो उनके लिए हम रिलेशन नेम ड्रॉप कर सकते हैं. ओके, फॉर दोज एट्रीब्यूट्स whose name occurs only once, we can drop off the relation name as the prefix. ओके, सो फाइनली डिपार्टमेंट क्रॉस प्रोफेसर जो होगा उसमें क्या होगा? फर्स्ट विल बी डिपार्टमेंट आईडी, देन यू विल हैव डिपार्टमेंट डॉट नेम, क्योंकि नेम जो है वो कॉमन है, एट्रीब्यूट दोनों में सेम नेम है. देन फोन नंबर, ये सिर्फ डिपार्टमेंट में है. देन एचओडी, देन एम्प्लॉय आईडी, देन प्रोफेसर डॉट नेम and then salary. Okay, so this is the right convention. अगर इस तरह से लिखा है, सभी में रिलेशन का नेम आगे प्रीफिक्स में अटैच किया है, तो ये भी सही है. there is nothing wrong in it, but mostly you will say this wherever there is the attribute name is getting repeated, वहाँ पे रिलेशन नेम प्रीफिक्स में अटैच हो जाएगा, बाकी में नहीं होगा. Okay, now let's take a relation instance and let's take an example. So let's say we have a department relation instance where you have department ID, then you have name of the department, then you have phone number of the department, and then you have HOD of the department. Let's say the department ID is 1 and 2, the name of the department is A and B, the phone number is 123 and the HOD ID is, let's say, 1 and 3. Okay, then you have another relation instance professor where you have employee ID, right, then name of the professor, and then let's say you have salary of the professor. Okay, I am keeping the instances small क्योंकि जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा, right? So I am keeping them as small as possible. Let's say the employee ID of the professors are 1 2 3 4. ये HOD जो है foreign की है, referring to employee ID. Name of the professors are, let's say, PQRS, and salary is, let's say, 30K, 40K, 50K, and let's say 35K. Okay, now if I take cross product between department and professor, तो ये जो रिलेशन इंस्टेंस होगा उसमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे? सबसे पहले तो डिपार्टमेंट आईडी होगा, देन यू विल हैव डिपार्टमेंट dot name, then you will have phone number, you will have HOD, then you will have employee ID, then you will have professor dot name,
and then you will have salary, right? So this will be the relation schema, concatenation of the schemas of the individual relations. इसमें टपल्स कौन कौन से आएंगे, इसका हर एक टपल इसके हर एक टपल के साथ एसोसिएट होगा. सो दिस टपल, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, ये जो हमने मैथमेटिकल सेट का एग्जांपल देखा था, 1 गॉट एसोसिएटेड विथ 3, 1 गॉट एसोसिएटेड विथ 4, 2 गॉट एसोसिएटेड विथ 3, 2 गॉट एसोसिएटेड विथ 4. सिमिलरली यहाँ पे हर एक टपल इसके हर एक टपल के साथ कॉन्केटिनेट हो जाएगा इन द क्रॉस प्रोडक्ट. सो आई विल हैव 1a 1 2 3 1 1 p 30 के एंड सो ऑन. ओके, सो आई विल हैव 1a 1 2 3 1 1 p 30k, then 1a 1 2 3 1 2 q and 40k. then ये और दो बार रिपीट होगा. सो आई जस्ट राइट इट डाउन, 1 2 3 1 2 3 1 1, right? Here this will be 3 4, this will be rs and this will be 50k and 35k. सो बेसिकली ये इसके साथ एसोसिएट हुआ, देन इसके साथ एसोसिएट हुआ, इसके साथ एसोसिएट हुआ एंड इसके साथ एसोसिएट हुआ एंड कॉन्केटिनेट हुआ. सिमिलरली दिस टपल विल बी एसोसिएटेड विथ ऑल 4 ऑफ देम, राइट? सो दिस इज व्हाट 2b 2 3 4 एंड 3. सो 2b 2 3 4 एंड 3. सो 2b 2 3 4 एंड 3, 2b 2 3 4 and 3, 2b 2 3 4 and 3, and here you will get 1 2 3 4 p q r s, and you will have 30k 40k 50k and 35k. Okay, so this is the cross product of department and professor relation instance. So this is finally what you get. The schema of this is the concatenation of the schemas of both the individual relations and the tuples. यहाँ पे आपको जो मिलते हैं वो क्या होते हैं, they are the concatenation of the tuples from each relation instance. So all the tuples from first relation instance gets concatenated with all the tuples from the second relation instance, and finally you get the cross product. Okay, so I can write cross product or Cartesian product is used to combine information from two different relation instances, from two different, or it can be same also. Okay, for some reason. So आप दो same relation instance के बीच में भी cross product ले सकते हो, right? So Cartesian product is used to combine information from two relation instances. I will write it like this. Okay, from two relation instances. तो यहाँ पे हम दो relation instances की जो information है उनको कंबाइन कर रहे हैं, राइट? नाउ सो आफ्टर टेकिंग द कार्टेशियन प्रोडक्ट, जनरली एक सिलेक्ट ऑपरेशन या सिलेक्ट ऑपरेटर अप्लाई किया जाता है ऑन द कार्टेशियन प्रोडक्ट टू मेक द कार्टेशियन प्रोडक्ट मोर मीनिंगफुल. सो व्हाट डू आई मीन बाय मीनिंगफुल? आप देखो यहाँ पे हमने डिपार्टमेंट और प्रोफेसर का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है, ठीक है? अब यहाँ पे एक बात समझो, अगर यहाँ पे 1 और 1 मैच हो रहा है तो पहला टपल तो मीनिंगफुल है कि डिपार्टमेंट आईडी 1 है, डिपार्टमेंट का नेम ए है, उस डिपार्टमेंट का फोन नंबर 1 2 3 है, एचओडी का एम्प्लॉय आईडी 1 है, उस एचओडी का नाम पी है और उस एचओडी की सैलरी 30 के है. सो आफ्टर कंबाइनिंग दिस टू रिलेशंस, डिपार्टमेंट एंड प्रोफेसर, अगर मुझे जानना हो कि डिपार्टमेंट विद डिपार्टमेंट आईडी 1 के एचओडी का नेम और सैलरी क्या है, देन फ्रॉम दिस टपल आई कैन से कि उनका नेम पी है और सैलरी 30 के है, राइट? बट सेकेंड टपल को देखो, डिपार्टमेंट 1 है
डिपार्टमेंट नेम ए है, फोन नंबर 123 है, HOD 1 है, यहां पे हमने किसी और प्रोफेसर की इंफॉर्मेशन स्टोर की है 2Q and 40K, तो ये सेकेंड टपल काइंड ऑफ यूजलेस है, इट इज नॉट मच मीनिंगफुल। सिमिलरली द थर्ड एंड द फोर्थ वन, अब इसका भी आप देखो, सेकेंड डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट का नेम बी है, डिपार्टमेंट का फोन नंबर 234 है, HOD ID 3 है, यहाँ पे हम प्रोफेसर विथ एम्प्लॉय ID 1 के इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं 1P30 के, विच इज ऑफ नो यूज। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि प्रोफेसर जिनकी एम्प्लॉय ID 3 है, अगर वो किसी डिपार्टमेंट के HOD है तो उस डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन मुझे बताओ, तो वो आपको इस टपल से इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे भी HOD ID 3 है और एम्प्लॉय ID भी 3 है, मतलब कि ये यहाँ पे राइट हैंड साइड पे हमें प्रोफेसर विथ एम्प्लॉय ID 3 की इंफॉर्मेशन मिल रही है। एंड अगर वो इस डिपार्टमेंट के HOD है, यहाँ पे HOD और एम्प्लॉय ID मैच हो गई, तो ये जो है 2B और 234 ये उस डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है जिनके HOD प्रोफेसर विथ एम्प्लॉय ID 3 है, तो ये मीनिंगफुल टपल है। सिमिलरली फर्स्ट टपल में अगर मैं आपको बोलूं कि जो डिपार्टमेंट ID 1 है उनके HOD की इंफॉर्मेशन दो, तो डिपार्टमेंट ID 1 के HOD 1 है और यहाँ पे एम्प्लॉय ID भी 1 है, तो आपको पता है कि अगर ये दोनों मैच हो गया तो ये फर्स्ट डिपार्टमेंट के HOD की इंफॉर्मेशन क्या है, उनका नेम P है और सैलरी 30K पर मंथ है, राइट। So all the tuples are not useful, all the tuples does not convey some or the other meaning, वो तो बेसिकली सारे टपल्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया है, बट इसमें मीनिंगफुल कितने हैं, 2 है। सो इसलिए सिलेक्ट ऑपरेटर यूजुअली अप्लाई किया जाता है, ठीक है, आफ्टर डूइंग द कार्टेशियन प्रोडक्ट। आप जितनी भी क्वेरीज देखोगे मोस्टली कहीं ना कहीं क्या होगा कि कोई ना कोई एट्रीब्यूट कॉमन होगा जो कि R1 में भी होगा एंड R2 में भी होगा, जैसे कि HOD और एम्प्लॉय ID कॉमन एट्रीब्यूट है और उनके बेसिस पे टपल्स का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ठीक है। अभी एग्जांपल देखते हैं और क्लियर होगा। फाइंड द नेम कॉमा सैलरी कॉमा एम्प्लॉय ID ऑफ professors who are HODs, ठीक है। हमें क्या चाहिए, वो प्रोफेसर्स जो HODs है उनकी नेम और सैलरी और एम्प्लॉय ID चाहिए। अब देखो एम्प्लॉय ID जो प्रोफेसर्स HODs है उनकी एम्प्लॉय ID तो मुझे सीधा डिपार्टमेंट रिलेशन से मिल जाएगी, लेकिन उनका नेम और सैलरी मुझे प्रोफेसर रिलेशन में से मिलेगा। लेकिन तो सिर्फ डिपार्टमेंट रिलेशन से कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नेम और सैलरी नहीं है, सिर्फ उन HODs की ID है, उन प्रोफेसर्स की ID है जो कि HOD है, तो सिर्फ डिपार्टमेंट रिलेशन से कुछ नहीं होगा, सिर्फ प्रोफेसर रिलेशन से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय ID नेम और सैलरी है, बट कौन सा प्रोफेसर HOD है वो हमें नहीं पता है। सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन टेक द क्रॉस प्रोडक्ट ऑन डिपार्टमेंट एंड प्रोफेसर, and then in that cross product I will only keep the tuples जहां पे HOD और एम्प्लॉय ID इक्वल हो, मतलब कि जहां पे HOD और एम्प्लॉय ID इक्वल हो, मतलब कि दिस टपल एंड दिस टपल, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल से सिग्मा एम्प्लॉय ID इज इक्वल्स टू HOD इन प्रोफेसर क्रॉस डिपार्टमेंट। तो ये प्रोफेसर क्रॉस डिपार्टमेंट क्या करेगा, ये वाला रिलेशन इंस्टेंस जनरेट करेगा क्रॉस प्रोडक्ट। इसमें मैं सिग्मा लगा दिया, सिलेक्ट ऑपरेटर लगा दिया, तो वही टपल्स रहेंगे जहां पे एम्प्लॉय ID इक्वल टू HOD ID है, तो वही मीनिंगफुल टपल्स है, राइट। तो जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया, तो फर्स्ट और सेकंड लास्ट टपल रह जाएंगे, बाकी सारे चले जाएंगे, राइट। सो व्हाट विल बी लेफ्ट विथ अस इज 1A 123 1 1P30K 2B 234 3 3R and 50K. Let me write it down. Okay. So I have what, department ID, then department dot name, then phone number of the department, then HOD ID of the department, then employee ID of the department, then professor dot name and then salary, right। तो इसमें कौन कौन से इंस्टेंसेस आ जाएंगे, 1A 123 1
1A 1 2 3 1 1 P एंड सैलरी कितनी है P की 30K. ओके, सो 30K एंड देन 2B 2 3 4 2 सॉरी HOD 2 नहीं है, so 2B 2 3 4 2B 2 3 4 and 3 3R and 50K 3 3R and 50K, राइट. लेकिन अब इसमें से मुझे चाहिए था क्या, ये रिटर्न करेगा, लेकिन इसमें से मुझे चाहिए था क्या. अब देखो मेरे पास वो टपल्स है जहां पे HOD ID और एम्प्लॉय ID सेम है. इसका मतलब इस रिलेशन इंस्टेंस में से मैं चाहूं तो अब मेरे पास वही टपल्स है जहां पे एम्प्लॉय ID जो है वो कोई ना कोई HOD है. तो अगर मैं चाहूं तो यहां से अगर मैं एम्प्लॉय ID, प्रोफेसर नेम और सैलरी को प्रोजेक्ट कर लूं तो मुझे ये सिर्फ वही एम्प्लॉय ID, प्रोफेसर नेम और सैलरी देगा जो कि HOD है, राइट. और मुझे वही चाहिए था, फाइंड द नेम, सैलरी एंड एम्प्लॉय ID ऑफ द प्रोफेसर्स हु आर HOD. सो आई कैन से पाई एम्प्लॉय ID प्रोफेसर डॉट नेम, याद रखना यहां पे प्रोफेसर डॉट नेम आएगा, सिर्फ नेम नहीं आएगा, एंड सैलरी ऑफ सिग्मा एम्प्लॉय ID is equals to HOD ID and here I will say professor cross department, राइट. तो प्रोफेसर क्रॉस डिपार्टमेंट और सिग्मा इतना लगाने पे मुझे क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा, राइट. एंड देन उसमें से मैं एम्प्लॉय ID, प्रोफेसर नेम और सैलरी को प्रोजेक्ट कर लूंगा. सो एम्प्लॉय ID, प्रोफेसर नेम एंड सैलरी. सो माय फाइनल आंसर विल कंटेन this much. Which is our required answer, क्योंकि ये वो प्रोफेसर से जो कहीं ना कहीं HOD है, ठीक है. अगर ध्यान से क्वेश्चन को एक बार वापस समझे तो हमें सैलरी, नेम और एम्प्लॉय ID चाहिए थे प्रोफेसर्स के जो कि HOD है. अब HOD की इंफॉर्मेशन है हमारी डिपार्टमेंट रिलेशन में, जहां से एम्प्लॉय ID, नेम और सैलरी नहीं मिल सकती. एम्प्लॉय ID मिल जाएगी फ्रॉम द HOD ID, नेम और सैलरी नहीं मिलेगी फ्रॉम द एम्प्लॉय ID, फ्रॉम द HOD एट्रीब्यूट. प्रोफेसर रिलेशन जो है वहां पे एम्प्लॉय ID, नेम और सैलरी तीनों है, बट देयर इट डज नॉट हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट हु आर द HODs. तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन जनरेट हुए, उसमें से हमने सिर्फ वही टपल्स रखे जहां पे HOD ID और एम्प्लॉय ID मैच हो रहे थे. तो बेसिकली हमें सारे टपल्स मिल गए जहां पे R1 क्रॉस R2 में, जहां पे हमारे पास डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन थी एंड उसके रिस्पेक्ट में जो भी प्रोफेसर उनके HOD है उनकी इंफॉर्मेशन कॉन्केटिनेटेड थी, राइट. तो उससे हमें ये रिलेशन इंस्टेंस मिल गया. अब इसमें सिर्फ वही थे क्योंकि HOD ID और एम्प्लॉय ID मैच हो गई तो सिर्फ वही प्रोफेसर्स की इंफॉर्मेशन थी जो कहीं ना कहीं HOD है. सो आई प्रोजेक्टेड द एम्प्लॉय ID, प्रोफेसर नेम एंड सैलरी. सो माय फाइनल आउटपुट विल बी एम्प्लॉय ID, the part which is yellowed in color, एम्प्लॉय ID, प्रोफेसर नेम एंड सैलरी, 1 3 PR 30K and 5K. okay, so this will be the final output. okay, अब आपको इसके साथ मान लो डिपार्टमेंट ID भी अटैच करनी थी. You also wanted to display the department ID along with the employee ID who are the HODs and their name and salary. तो यहाँ पे आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे आप प्रोजेक्शन में डिपार्टमेंट ID को ऐड कर देते, तो आपका फाइनल आउटपुट क्या आता, डिपार्टमेंट ID is 1, employee ID is 1 who is the HOD, name of the HOD is P and salary is 30K. Department ID is 2, employee ID is 3 who is the HOD, name of the HOD is R and salary is 50K. ठीक है. So this is about cross product. So if R1 contains M1 number of attributes and R2 contains M2 number of attributes, then R1 cross R2 contains how many attributes? R1 cross R2, M1 plus M2 number of attributes. okay, क्योंकि जो एट्रीब्यूट्स है, जो स्कीमा है वो कॉन्केटिनेट हो जाता है. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिपार्टमेंट में 4 एट्रीब्यूट थे और प्रोफेसर में 3, तो प्रोफेसर क्रॉस डिपार्टमेंट में टोटल 7 है. ठीक है.
ओके, ऑल्सो वन मोर थिंग, यहाँ पे मैंने प्रोफेसर क्रॉस डिपार्टमेंट लिखा है, बट अगर प्रोफेसर क्रॉस डिपार्टमेंट लिखा हुआ है तो प्रोफेसर की इन्फॉर्मेशन पहले आएगी, उनके एट्रीब्यूट्स पहले आएंगे और डिपार्टमेंट के बाद में आएंगे. ओके, दिस इज जस्ट अ स्मॉल थिंग विच कुड हैव बीन रिटन हियर इन अ बेटर वे. तो यू टेक केयर ऑफ दिस. ओके, एंड इफ R1 contains n1 number of tuples and R2 contains n2 number of tuples, then R1 cross R2 will contain n1 cross n2 number of tuples, right? Because each tuple from first relation instance get associated with each tuple in the second relation instance. For example, यहाँ पे R1 में 2 टपल्स थे, R2 में 4 टपल्स थे, तो R1 क्रॉस R2 में 8 टपल्स है. ठीक है. एंड अगेन जस्ट टू रिमाइंड, आफ्टर द कार्टेशियन प्रोडक्ट यूजुअली सिलेक्ट ऑपरेटर इज यूज्ड so that only meaningful tuples are there. Okay, so you can also write it down if you have not written it before. So you can write Cartesian product is usually followed by a select operation to keep only meaningful or useful tuples. Okay, so this was all about Cartesian product. I hope आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आया है. Thank you.